साइमन बिना पलक झपकाए सामने रखी ड्राइंग को घूरता रहा। उस तस्वीर में उसका गला से लेकर कमर तक का हिस्सा था। उसने सिर तक नहीं बनाया था। पेपर थोड़ा छोटा था, इसलिए पूरी बॉडी नहीं बना पाई, बस कुछ हिस्सा बनाया, मरीना ने समझाया। साइमन चुप रहा। तो तुमने मेरा सिर ही हटा दिया। उसके स्वर में गुस्से की झलक थी। असल में मैंने पहले सोचा था कि बनाऊं या नहीं, लेकिन फिर लगा तुम्हारा सिर तो रोज सब देखते हैं, पर तुम्हारे एब्स नहीं। बस तब समझ गई कि क्या बनाना चाहिए, मरीना ने गंभीरता से कहा। साइमन मन में बड़बड़ाया, ये क्या मतलब हुआ कि मेरा सिर रोज सब देखते हैं? अब गलती उसकी थी क्या? सच कहूं, तुम्हारी मसल्स बिल्कुल किसी प्लास्टर स्टैचू जैसी हैं, हर मसल परफेक्ट है, मरीना ने कहा, अब भी अपनी पेंटिंग को नशे जैसी नजरों से देखती हुई। साइमन को कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोले। हाँ, परफेक्ट तो है, उसने सोचा, पर सिर कहाँ है? तुम्हें पसंद नहीं आई? मरीना ने आखिर उसकी आवाज में फर्क महसूस किया। क्या सच में लगता है मुझे पसंद आएगी? साइमन बोला। इतनी देर बैठा रहा और सिर तक का हक नहीं मिला। क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बनी है। मरीना ने पलकें झपकाईं। पर कौन जानेगा कि ये मैं हूँ? कोई भी नाम बोल दो, सब मान लेंगे। साइमन सन रह गया। ओह, तो ये बात है। आसान है। मरीना ने पेंसिल उठाए और चित्र के पास मोटे अक्षरों में लिख दिया, साइमन्स हेडलेस हाफ लेंथ पोर्ट्रेट। देखो, अब तो साफ है कि ये तुम्हारा पोर्ट्रेट है, उसने गर्व से कहा और चित्र बोर्ड उसकी ओर घुमा दिया। साइमन को अब बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहे। हेडलेस एंड हाफ लेंथ, मानो कोई हॉरर मूवी का पोस्टर हो। उसने गहरी सांस ली, कपड़े उठाए और बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी पहन लिए। फिर दरवाजे की ओर चल दिया। अरे, नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने तो तुम्हारे कहने के हिसाब से पेंटिंग पर नाम भी लिख दिया, मरीना ने पीछे से आवाज दी। साइमन ने कुछ नहीं कहा। वो सोच रहा था, इससे अच्छा तो बिना नाम के ही छोड़ देती। अब देखने वाला यही सोचेगा कि मेरा सिर कहीं खो गया है। मरीना ने हैरानी से सिर झुकाया। आखिर नाराज क्यों है वो? फिर उसने नीचे देखा और मुस्कुराए। कितनी अच्छी बनी है ये। मसल टेक्सचर, लाइट, शैडो, सब परफेक्ट। वो कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर फोन निकाला, फोटो ली और अपने पुराने अकाउंट में लॉगिन किया। उसने तस्वीर अपलोड की। द मोस्ट सैटिस्फाइंग वर्क इन माई लाइफ। कुछ ही सेकंड में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। ओ माय गॉड, क्या ये मेरी फेवरेट पेंटर वापस आ गई? ब्रेकिंग न्यूज़, सालों से गायब आर्टिस्ट फिर से एक्टिव। और वजह है ये हॉट बॉडी। ऐसा फिगर असल में भी होता है क्या? मैं तो लिटरली पिघल गई हूँ। सेव करो, अभी के अभी। इस बार का स्टाइल तो पहले से बिल्कुल अलग है। क्या ये शादी करके माँ बन गई थी इन सालों में? बकवास। ये तो नई सीरीज के लिए प्रोमो आर्ट है। उसने कहा था उसे मर्दों में इंटरेस्ट नहीं। 4 साल, 1 महीना, 2 दिन बाद वापसी, इतना तो बनता है। अब रोज 10 चैप्टर चाहिए, समझी? कृपया स्टोरी खत्म करो। हम बूढ़े हो गए इंतजार में। कमेंट्स नॉन स्टॉप आते रहे, पर मरीना ने वो सब पढ़े बिना ही ऐप बंद कर दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके एक कैजुअल पोस्ट ने इंटरनेट हिला दिया है। कुछ देर बाद उसे साइमन की याद आई। वो उठी और उसे ढूंढने लगी। वो बाहर नहीं था। जब वो नीचे जाने लगी तो ऊपर कुछ बंद दरवाजे दिखे, पर उसने बिना खोले सीधे नीचे चली गई। आखिर उसे साइमन स्टडी रूम में मिला। वो डॉक्यूमेंट्स के ढेर के बीच चुपचाप बैठा काम कर रहा था। ऊपर वाले रूम्स में क्या है? मरीना धीरे धीरे पास आई, बात शुरू करने के लिए। बस इतना ही जवाब मिला। वैसे तुम्हारा कापड़ बहुत अच्छा है, मेरे घर वाले से ज्यादा सॉफ्ट है। कुछ खाना खाओगे? भूख लगी है। मरीना ने सिर थाम लिया। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो। मैं तुम्हारा सिर बना दूंगी और चिपका दूंगी उस पेंटिंग पर। फिर भी उसे लग रहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन साइमन की नजरों से साफ था, अब उसे मनाना ही पड़ेगा, वरना आज रात उसे तकिया भी नहीं मिलेगा। साइमन अब भी चुप था। फिर उसने गहरी नजर से मरीना को देखा और आखिरकार हार मान ली। वो उठा, फाइल्स बंद की और दरवाजे की ओर चला। मरीना ने मन ही मन कहा, इतना भी क्या नखरा, सच में मुश्किल इंसान है। दरवाजे पर पहुंचकर साइमन रुका। मरीना ने झट से सीधी शक्ल बना ली। मैंने कहा था मुझे भूख लगी है, अब चलो जल्दी, साइमन बोला। मरीना मुस्कुराए और फौरन उसके पीछे चली। सच में वो पेंटिंग बहुत अच्छी है, तुम बस करो, उस बेवकूफ पेंटिंग की बात मत करना, साइमन ने दांत भींचते हुए कहा। मरीना चुप हो गई। फाइन, उसे लगा इस आदमी को आर्ट की कद्र ही नहीं है।
पक्का स्कूल में आर्ट में फेल हुआ होगा। दोनों नीचे आए तो साइमन सीधे किचन की ओर गया। तुम घर पर खाना बनाने वाले हो? मरीना ने उलझन में पीछे पीछे कदम बढ़ाए। क्या खाना चाहती हो, बस बता दो। साइमन ने फ्रिज खोला और अंदर रखी चीजें देखने लगा। जो कुछ चाहिए था सब मौजूद था। क्या तुम मेरे लिए खाना बनाने वाले हो? ये सुनकर मरीना दीवार से टिक गई। उसकी आंखों में हल्का सा संदेह था। क्या तुम्हें मेरे कुकिंग पर भरोसा नहीं है? साइमन मुस्कुराया। ऐसा नहीं है, बस लगता है कि खाना बनाना बहुत झंझट वाला काम है। मरीना ने बर्तनों की ओर देखा और सिर पकड़ लिया। वो कई मुश्किल काम कर सकती थी, लेकिन कुकिंग उसके बस की नहीं थी। जब वो पहली बार आर्मी में शामिल हुई थी, लोग उसे दुबली पतली देखकर समझ बैठे कि उसमें ज्यादा क्षमता नहीं है, इसलिए उसे कुक हाउस में भेज दिया गया। पर पहले ही दिन पूरे यूनिट के सिपाही को डायरिया हो गया। दूसरे दिन सबको फूड पॉइजनिंग। तीसरे दिन जैसे ही वो खिड़की पर दिखी, सब सिपाही मुड़कर भाग गए। ब्रेंडन के शब्दों में उसका खाना न सिर्फ जहरीला था, बल्कि इतना खराब कि लोग घास खाना पसंद करते। लेकिन उसी वजह से उसे बाद में ट्रेनिंग का मौका मिला, इसलिए वो कभी किसी को वो काम करने को मजबूर नहीं करती थी जो खुद नहीं कर सकती। मरीना को खाना बनाना नहीं आता था और वो दूसरों से भी नहीं कहलवाती थी। कोई झंझट नहीं है, ये तो दिमाग को शांत करने वाला काम है। साइमन ने अलग राय दी। वो फ्रिज से सामान निकालकर शर्ट की बाहें चढ़ाकर सिंक पर गया और सब्जियां धोने लगा। उसकी उंगलियां लंबी और सुडौल थीं। जब वो सब्जियां धोता तो देखने में बेहद सहज और आकर्षक लगता। सुंदर लोग सच में कुछ भी करते हुए अच्छे लगते हैं, यहाँ तक कि सब्जी धोते हुए भी। सामग्री धोने के बाद साइमन ने चाकू उठाया और कटाई शुरू की। वो सच में नाइफ स्किल्स में माहिर था। भले ही वो कभी आलसी दिखे, लेकिन उसके हाथों की रफ्तार आंखों से परे थी। तुम्हारी नाइफ स्किल्स तो उस शेफ से भी बेहतर हैं, मरीना ने तारीफ की। तुम लिविंग रूम में आराम कर लो, आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। साइमन ने हाथ नहीं रोके। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा आदमी किचन में इतना फिट लगेगा। पर जब वो वहां खड़ा था, सब कुछ बेहद व्यवस्थित लग रहा था, जैसे वो पहले भी खाना बना चुका हो। मैं यही ठीक हूँ, मरीना ने कहा। ऐसा दृश्य रोज देखने को नहीं मिलता, इसलिए वो इसे मिस नहीं करना चाहती थी। साइमन ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कि वो धुएं से परेशान न हो इसलिए भेजना चाहता था। पर अगर उसे रहना अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। तभी मरीना का फोन बजा। उसने आलस से फोन निकाला और स्क्रीन पर नजर डाली, फिर कॉल रिसीव की। क्या बात है, उसने शांत लहजे में पूछा, पर नजरें अब भी साइमन पर थीं। ब्रो, तुमने कहा था तुम्हारा घर सेफ है। अभी अभी वहां मैं लगभग मर ही गया था। दूसरी तरफ से क्वांटम की आवाज आई। क्या कहा? मरीना का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। कहीं तुमने किसी और से पैसे लेकर मुझे धोखा देने का प्लान तो नहीं बनाया? क्वांटम की सांसें तेज चल रही थीं। वो शायद भाग रहा था। तुम अभी कहाँ हो? मरीना ने पूछा। मुझे खुद नहीं पता। तुम्हारे घर से भागने के बाद से बस भागे जा रहा हूँ। क्वांटम इधर उधर देखने लगा। आसपास सब अजनबी था। वो पहली बार जनबरफ आया था। यहाँ उसके बहुत दुश्मन थे। अगर मरीना यहाँ न होती तो वो कभी नहीं आता। कोई सुरक्षित जगह ढूंढो और मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर उसने कॉल काटा और साइमन की ओर देखा। शायद आज तुम्हारे साथ खाना नहीं खा पाऊंगी, एक जरूरी काम है। साइमन ने सामग्री तैयार कर ली थी और पकाने ही वाला था। उसने उसकी गंभीरता देखकर बस सिर हिलाया। क्या मैं तुम्हें वहां छोड़ दूं? नहीं, बस अपनी कार की चाबी दे दो, उसने कहा। वो पहले साइमन की गाड़ी से आई थी। उसकी खुद की गाड़ी कॉन्सर्ट हॉल के बाहर खड़ी थी। साइमन ने बिना कुछ कहे चाबी दे दी। थैंक यू कहकर मरीना मुड़ी और निकल गई। साइमन ने उसे तब तक देखा जब तक उसकी कार गली से गायब नहीं हो गई। शायद गलती उसकी थी, हर बार जब वो उसे खाने के लिए बुलाता कुछ न कुछ हो ही जाता था। लगता है अगली बार डेट पर खाना का आइडिया छोड़ देना चाहिए। मरीना ने कार में बैठते ही क्वांटम का लोकेशन ट्रेस किया और वहां पहुंच गई। वो उसे एक पुराने सीवर में फीनिक्स को गोद में लिए छिपा हुआ मिला। ब्रो, क्वांटम उसे देखकर बाहर निकल आया, जैसे गले लगने वाला हो। मरीना ने हाथ उठा दिया, पास मत आना। सीवा भले पुराना था, लेकिन अंदर बहुत गंदगी थी। वो पता नहीं कितनी देर वहां रहा था, पूरा शरीर गंद से भरा हुआ। मरीना की नाक आम लोगों से ज्यादा संवेदनशील थी, इसलिए उसके लिए क्वांटम चलता फिरता जहरीला बम था। क्वांटम ने उदास चेहरा बनाया। उसकी बाहों में फीनिक्स ने भी दुखी होकर कहा, मास्टर, मैं अब साफ नहीं रहा।
क्वांटम चौंक गया। अरे, ऐसी बातें मत बोलो जो गलत समझी जाएं। उसने तुरंत कहा, मास्टर, मुझे पूरे शरीर को धोना है, अंदर से लेकर बाहर तक। फीनिक्स ने अपनी छोटी आंखें घुमाईं और सामने खड़ी मरीना को तीखी नजरों से देखा। हालांकि उसकी आवाज़ अब भी सपाट और इलेक्ट्रॉनिक थी, पर क्वांटम को उसके लहजे में तिरस्कार साफ सुनाई दे रहा था। तुम इतने नाशुक्र कैसे हो सकते हो? अगर मैं तुम्हें साथ न लाता तो अब तक तुम टुकड़ों में बच चुके होते। क्वांटम झुंझलाया हुआ बोला, लेकिन तुमने गोलियों से बचने के लिए मेरा शरीर ढाल की तरह इस्तेमाल किया। फीनिक्स ने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। मरीना ने तुरंत सिर उठाकर देखा। क्वांटम का चेहरा थोड़ा अपराधी सा लगने लगा। ओह, तुम तो हमेशा कहते थे कि तुम्हारा पूरा शरीर मजबूत मेटल से बना है, जो बुलेट प्रूफ ग्लास जितना टिकाऊ है। मैं तो बस उसे टेस्ट कर रहा था। फीनिक्स ने कहा, मास्टर, यह इंसान एक कायर, अकृतज्ञ और मूर्ख है। मैं सुझाव देता हूँ, इसे यही खत्म कर दें। अरे, जरा बड़े शब्द सीख लिए तो समझते क्या हो खुद को? भूल गए कि अभी तुम मेरे हाथों में हो। चाहूँ तो अभी तुम्हारे टुकड़े कर दूँ। क्वांटम की आवाज में धमकी थी। मास्टर, अलर्ट, डेंजर, एक्टिवेट बैटल मोड। तुरंत फीनिक्स की आंखों की रोशनी लाल हो गई। क्वांटम डरकर तुरंत फीनिक्स को मरीना की बाहों में फेंक दिया। जैसे ही वो अपने मास्टर की बाहों में लौटा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर 2 घुमावदार आंखें बन गईं। ओ गंदे इंसान, मानव बुद्धि की शर्म। हा हा हा, फीनिक्स ने उसका मजाक उड़ाया। तुमने मुझे धोखा दिया। क्वांटम को अचानक सब समझ आया। फीनिक्स का स्कैमिंग प्रोग्राम अभी अधूरा है। मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी, और तुम ही वो अकेले इंसान हो जो 2 बार लगातार इसके झांसे में आए हो। मरीना ने शांत स्वर में कहा। क्वांटम निरुत्तर रह गया। तुम लोग एक अच्छे इंसान को परेशान कर रहे हो, उसने शिकायत की। हाँ हाँ, अब नाटक बंद करो। मरीना ने नीचे झुककर फीनिक्स को चेक किया। कोई बड़ा नुकसान नहीं दिखा, तो उसने संतोष से सिर हिलाया। मास्टर, क्या ये आदमी भी तुम्हारी तरह कोई महान और रहस्यमय प्रोग्रामर है? फीनिक्स ने चापलूसी मोड ऑन कर दिया। हाँ, मरीना ने कहा। तो फिर इसने प्रोग्रामर इंडस्ट्री का एवरेज आईक्यू गिरा दिया है, फीनिक्स ने गंभीरता से कहा। क्वांटम को समझ नहीं आया कि हंसे या गुस्सा करे। इसका आईक्यू ठीक है, लेकिन ईक्यू नेगेटिव है। शायद इसी वजह से इसका आईक्यू इतना नीचे है, मरीना ने कहा, मानो उसका बचाव कर रही हो। उसने क्वांटम की ओर देखा, जैसे कह रही हो, कोई बात नहीं, धन्यवाद की जरूरत नहीं। क्वांटम ने आंखें घुमा लीं। उसने मन ही मन कहा, बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? वो लोग कभी भी पीछे आ सकते हैं, क्वांटम ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए कहा। चलो, मरीना ने तुरंत हामी भरी। लेकिन जैसे ही क्वांटम कार में बैठने वाला था, मरीना ने रुककर कहा, पीछे बैठो। क्या तुम मुझसे बच रही हो? क्वांटम ने पलकें झपकाईं। और क्या? मरीना ने बेपरवाही से कहा, तुम बहुत गंदे हो। अगर आगे बैठोगे तो सीट गंदी कर दोगे। क्वांटम हैरान रह गया। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? उसने रोष में कहा, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें कार में बैठने दिया। मरीना ने उसकी ओर देखा, उसकी गंध अभी भी असहनीय थी। क्वांटम ने चुप रहना ही बेहतर समझा। अपमान महसूस करते हुए भी वो पीछे जाकर बैठ गया। कार शुरू होते ही मरीना ने पूछा, आखिर तुमने किया क्या है? उसने अपने घर की सिक्योरिटी खुद डिजाइन की थी, उसे कोई आम इंसान तोड़ नहीं सकता था, जब तक कि वो आदमी न हो। अगर वाकई वो आया था, तो क्वांटम बहुत गहरी मुसीबत में था। शायद ये लोग अकिस्ट ट्रेशर के लिए आए हैं, क्वांटम ने सिर खुजाते हुए कहा। अकिस्ट ट्रेशर? मरीना ने हल्का भौहें सिकोड़ ली। हाल ही में उसने ये नाम कई बार सुना था। मैं बस जिज्ञासु था। मुझे दुनिया पर राज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर लोग मुझे छोड़ते नहीं, क्वांटम ने थके हुए लहजे में कहा। अगर तुम बस जिज्ञासु होते, तो कोई तुम्हारा इस तरह पीछा नहीं करता। असली बात क्या है? मरीना ने धीमी आवाज में पूछा। पहले वो ज्यादा नहीं पूछना चाहती थी, लेकिन अब मामला कुछ ज्यादा गंभीर लग रहा था। असल में मुझे अकिस्ट ट्रेशर की एक की मिल गई थी। क्वांटम ने दोनों हाथ सिर पर रखे और झुंझलाहट में बाल बिखरा लिए। तुम्हारे पास अकिस्ट ट्रेशर की क्यों है? मरीना की आवाज ठंडी हो गई। लंबी कहानी है, मैंने बस संयोग से इसके बारे में पता लगाया। तुम जानती हो, डार्कनेट पर इस ट्रेशर की कोई भी जानकारी बहुत ऊंची कीमत पर बिकती है। हाल ही में पैसों की तंगी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा डेटा ढूंढूं और बेच दूं। लेकिन जिस इंसान से मैं मिला, वो खुद पीछा छुड़ाकर भाग रहा था। मैंने गलती से उसकी जान बचाई और उसने मुझे की दे दी। मुझे पता था कि ये मुसीबत मोल लेना है।
अब ये कि मेरे पास है और पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी है। अगर पहले पता होता तो इसे फेंक देता। अब भी फेंक सकते हो। मरीना का चेहरा भावहीन था। अब कोई मानेगा भी नहीं कि मैंने फेंक दी। क्वांटम ने निराश होकर कहा, कौन मानता कि कोई अकिस्ट ट्रेजर जैसी चीज छोड़ देगा। वो किसी तरह निकलने का रास्ता सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र मरीना पर गई और उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया। वो सीट पर चढ़ गया। क्यों ना मैं ये कि तुम्हें बेच दूं? मरीना ने ठंडे स्वर में कहा, क्या मैं इतनी मूर्ख हूं कि सबकी निशाने पर खुद को ले आऊं? पर सोचो, इतनी ताकतवर चीज के लिए थोड़ा रिस्क लेना तो बनता है। क्वांटम ने मनाने की कोशिश की, तो तुम ही क्यों नहीं थोड़ा रिस्क ले लेते? मरीना ने व्यंग्य किया। मुझमें वो हिम्मत नहीं है, क्वांटम ने स्वीकार किया। मरीना कुछ कहने ही वाली थी, तभी उसकी नज़र अपने उंगली में चमकती गोल्डन रिंग पर पड़ी और उसका चेहरा अचानक ठहर गया। मैं इसे खरीदूंगी, मरीना ने गंभीर आवाज में कहा। मेरे हिसाब से तुम इस बारे में सच में सोच सकती हो। तुम्हें पता है, ये अकिस्ट ट्रेजर है। तुम मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। अगर तुम 5 कीज जुटा लो और ये ट्रेजर खोल दो तो तुम पूरे। रुको, तुमने अभी क्या कहा? क्वांटम उसे समझाने वाला था, पर बोलते बोलते उसे एहसास हुआ कि मरीना ने क्या कहा था। उसकी आंखें फैल गईं। मैंने कहा, मैं इसे खरीदूंगी। बस कीमत बताओ, मरीना ने दोहराया। फिक्स्ड प्राइस $20 मिलियन। कोई बार्गेनिंग नहीं, और तुम्हें मुझे सेफ रखना होगा, क्वांटम ने तुरंत कहा। मरीना ने उसे एक नज़र से देखा। क्वांटम के चेहरे का हाव भाव तुरंत बदल गया, थोड़ा डर गया। वह सिर झुकाने ही वाला था कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कीमत थोड़ी ज्यादा है तो हम बार्गेन भी कर सकते हैं। तुम इतने कमजोर क्यों हो? मरीना ने ठंडी आवाज में कहा। क्या? क्वांटम उलझ गया। मैंने सोचा था कि अगर तुम ज्यादा मांगोगे तो मेरे पास इतनी कैश नहीं होगी, लेकिन तुमने तो सिर्फ $20 मिलियन मांगे। अपने क्रेडिट कार्ड नंबर्स भेजो, मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ, मरीना बोली। क्वांटम हक्का बक्का रह गया। उसे पहले ही सोचना चाहिए था। वो कैसे भूल गया कि उसके सामने खड़ी ये औरत केओस है। उसकी पोजीशन ऐसी थी कि वो बस कुछ ऑर्डर्स लेकर ही $20 मिलियन कमा सकती थी। वो कैसे सोच सकता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे? जरूर उसकी मासूम शक्ल देखकर भ्रम हो गया। असल में तो क्वांटम मर्द दोस्तों से डील करना ज्यादा पसंद करता था, उनसे ज्यादा मांगने पर गिल्ट नहीं होता। क्वांटम ने झुंझलाकर अपनी बेल्ट खोली। वार्निंग, वार्निंग, कोई परवर्ट जैसा व्यवहार कर रहा है। डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम चालू किया जाए। पास रखे फीनिक्स ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा। ड्रामा बंद करो, मैं फिर नहीं फंसूंगा। क्वांटम ने ठंडी नजर डाली, लेकिन अगले ही पल एक लेजर ब्लास्ट ने उसके बगल की सीट में बड़ा छेद कर दिया। क्वांटम डर के मारे दरवाजे से चिपक गया। तुम उसकी आंखों में डर था। एक बार असफल। लॉकडाउन सीक्वेंस एक्टिवेटेड। पुनः हमला शुरू। फीनिक्स की आंखें लाल चमकने लगी। रुको, रुको, गलतफहमी है। क्वांटम ने तुरंत हाथ उठाया। फीनिक्स ने उसका मतलब समझ लिया, लेकिन उसकी लाल आंखें अब भी उसे घूर रही थीं, मानो कह रही हूं, अगर ठीक से समझाया नहीं तो अगले पल उड़ा दूंगी। मैं बस कुछ निकालना चाहता था। तुमने अपनी मास्टर की बात सुनी होगी, हम डील कर रहे हैं। क्वांटम ने समझाया। तो बेल्ट क्यों उतार रहे थे? फीनिक्स ने पूछा। क्योंकि वो मैंने अंडरवेयर में छुपाया था, क्वांटम ने शांत स्वर में कहा। फीनिक्स एक पल को चुप हो गया। उसी दौरान क्वांटम ने जल्दी से अंडरवेयर की जेब से एक छोटा कपड़े का थैला निकाला, फिर बेल्ट बांध ली। देखो, मैंने झूठ नहीं कहा, क्वांटम ने वो छोटा लाल थैला दिखाया। फीनिक्स ने अपने छोटे पंजे से मुंह नाक ढक लिया। स्क्रीन पर घृणा भरा भाव आ गया। एक्टिंग बंद करो, तुम स्मेल नहीं कर सकते। और वैसे भी मैंने 3 दिन पहले नहाया था, क्वांटम बोला। 3 दिन पहले? गंदा आदमी। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। फीनिक्स ने गुस्से में अपने पंजे लहराए। क्वांटम तुरंत बोला, मेरे पास वो चीज है जो तुम्हारी मास्टर चाहती है। अगर तुमने मुझे नष्ट किया तो वो भी नष्ट हो जाएगी। फीनिक्स के पंजे धीरे धीरे शांत हो गए। क्वांटम ने राहत की सांस ली। ये रही वो चीज। उसने फीनिक्स की ओर देखा और आगे बढ़ा। मरीना ने बस एक नजर डाली और क्वांटम समझ गया। उसने थैले से अंदर की चीज बाहर निकाली। वो एक सुनहरी मोती जैसी बीज थी, जिसके भीतर हल्की सी अंधेरी चमक थी। मरीना की काली आंखें सिकुड़ गईं। हैरान मत हो, यही अकिस्ट ट्रेजर की की है, क्वांटम ने जल्दी से कहा, क्योंकि उसे लगा मरीना को शक है। पहले उसे भी लगा था कि ये चीज नकली है। इतनी छोटी सी गोल बीज कोई की जैसी नहीं लगती थी।
पर मरने से पहले इंसान झूठ नहीं बोलता, उस आदमी की आखिरी बात यही थी। और अगर नकली होती तो उसके पीछे इतने लोग क्यों पड़े होते? फीनिक्स, मरीना ने पुकारा। फीनिक्स तुरंत समझ गया, लेकिन सोचते ही उसके पंजे झिझकने लगे कि वो बीट कहाँ से निकली थी। मैं तुम्हें बाद में अच्छे से साफ कर दूंगी और तुम्हें नए अलॉय क्लॉज दूंगी, बो शेप वाले, मरीना ने कहा। बो शब्द सुनते ही फीनिक्स की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत बीट क्वांटम से ली और अपने शरीर की स्टोरेज स्पेस में रख ली। फिर उसने वो पंजा जिससे बीट को छुआ था जोर से खींचकर अलग कर दिया। क्वांटम की आंखें डर से फैल गईं। मरीना, ये चीज पागल है क्या? उसने धीरे से पूछा। मरीना शांत स्वर में बोली, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, फीनिक्स असल में एक वेपन है। क्या कहा? वेपन? तुमने तो कहा था ये तुम्हारा नया आय है। क्वांटम चिल्लाया। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपन, मरीना ने शांत स्वर में जवाब दिया। क्वांटम के पास कहने को कुछ नहीं बचा। क्वांटम ने डर भरी नजरों से अपने सामने खड़े छोटे से क्रिएचर को देखा। पहले उसे हमेशा लगता था कि ये छोटा सा चीज बस थोड़ा गुस्सैल है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये असल में एक वेपन है। फीनिक्स ने भी क्वांटम की नजरें महसूस की और तुरंत सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। क्वांटम ने झट से खुशामदी मुस्कान लगा ली। हम्फ, फीनिक्स ने नाक सिकुड़ी, फिर अपने पेट की ओर देखा। मास्टर, क्या आप थोड़ी तेज ड्राइव कर सकती हैं? मेरे पेट में कुछ अजीब लग रहा है, मैं इसे जल्दी देना चाहती हूँ। क्वांटम जोर से खांसा। फीनिक्स की बात सुनते ही उसका दम घुट गया। क्या कहा तुमने? देना चाहती हो? कहीं ये ऐसा तो नहीं बोल रही जैसे उसने ही इसे गर्भ में रखा हो। ये तो एक एआई सिस्टम है। मरीना, जो सामने बैठी थी, शांत स्वर में बोली। माफ करना, मैं इसकी आर्मरी अपग्रेड करने में इतनी व्यस्त थी कि इसे बेसिक ह्यूमन नॉलेज देने का टाइम नहीं मिला। क्वांटम निरुत्तर हो गया। सच ही, जितनी खूबसूरत औरत होती है उतनी ही खतरनाक भी। अब उसने मन ही मन ठान लिया, इन दोनों से दूर रहना ही बेहतर है। वो अपने कपड़ों में खुद को कसकर लपेटने लगा। अचानक मरीना की नज़र रियरव्यू मिरर पर पड़ी। पीछे कुछ काले एसयूवीएस तेजी से आ रहे थे, सीधे उनकी ओर। सीट बेल्ट बांध लो, मरीना ने क्वांटम को देखा। क्या? क्वांटम ने उलझन में ऊपर देखा। अगले ही पल गाड़ी ने जोरदार रफ्तार पकड़ ली। क्वांटम झटके से पीछे जा गिरा। क्या ये उड़ने वाली है? उसने सिर के ऊपर का हैंडल पकड़ लिया, उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ चूहे पीछे लग गए हैं, मरीना ने आलस भरी आवाज में कहा। क्या सच में? क्वांटम ने पलटकर देखा। पीछे की गाड़ियां काफी नजदीक आ गई थीं। अब तो गए, इतने लोग भेजे हैं और हम बस 2 ही हैं। क्वांटम का चेहरा उतर गया। 2 लोग? मरीना ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं, फीनिक्स अकेला ही काफी है। क्या? उसने 2 लोग? मैं उसे शामिल ही नहीं किया। तो फिर वो क्या था? क्वांटम समझ नहीं पा रहा था। तुम बस एक बोझ हो, फीनिक्स ने उसकी शक्ल देखकर कहा। क्वांटम गुस्से से फट पड़ा। ए छोटे से रोबोट, यूं मत बोलो। जानते हो, जो पीछे हैं वो सब खतरनाक लोग हैं। मैं तो बहुत हिम्मत वाला हूं जो उनसे बचकर निकला। उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि फीनिक्स ने खिड़की नीचे की, फिर अपना दूसरा छोटा पंजा बाहर निकाला। अगले ही पल धड़ाम, सबसे आगे चल रही एसयूवी जोरदार धमाके से फट गई। सड़क पर आग की दीवार बन गई, जिसने पीछे की सारी गाड़ियों का रास्ता रोक दिया। ओ माय गॉड, क्वांटम अवाक रह गया। फीनिक्स ने शांति से अपना पंजा अंदर किया, फिर फिल्मी अंदाज में अपनी स्क्रीन के सामने पंजा उठाया। स्क्रीन पर एक प्यारा सा मुंह बना, जो फूंक मारने जैसा लग रहा था। क्या कर रहे हो तुम? क्वांटम ने पूछा। अपनी गन ठंडी कर रही हूँ, फीनिक्स ने घमंडी लहजे में कहा। क्वांटम ने माथा पकड़ लिया। ये क्लॉ है, इसमें धुआं नहीं निकलता, और तुम इंसान नहीं, रोबोट हो, कैसे फूंकोगी? अगले ही पल फीनिक्स की स्क्रीन पर एक छोटा छेद खुला और वहां से जबरदस्त हवा का झोंका निकला, जो सीधे क्वांटम से टकराया। वो दरवाजे से जा टकराया। गलती हो गई, क्वांटम ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। फीनिक्स ने धीरे से वो छेद बंद किया। जब गाड़ी के अंदर का तूफान थमा, क्वांटम ने सांस ली और पूछा, तुमने इस छोटे से चीज में कितनी अजीब मशीन्स फिट की हैं? ज्यादा नहीं, बस 100 तरह की, मरीना ने आराम से कहा। आगे और भी होंगी। क्वांटम का मुंह खुला रह गया। 100 तरह की? इतनी तो यातनाएं भी इतिहास में नहीं थीं। वो थोड़ा किनारे सरक गया। उसने अपनी आंखों से देखा था कि इस छोटे से चीज में कितनी ताकत है। वो तो शुक्र था कि अब तक उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। थोड़ी देर बाद वे मरीना के पुराने घर लौटे, बेली फैमिली मैंशन।
यहाँ क्वांटम सुरक्षित था, पर मरीना ने उसे मुख्य भवन में नहीं ठहराया, बल्कि पीछे वाले बाग वाले हिस्से में ले गई। मेरे दादा किसी का डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं हॉल में मत जाना, शोर मत करना और किसी से उलझना मत, यहाँ तक कि अगर वो माली ही क्यों ना हो, वरना तुम्हें जिंदगी पर शक हो जाएगा, मरीना ने चेतावनी दी। कोई बात नहीं, मुझे बस एक कंप्यूटर, कुछ खाना पीना दे दो, मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकलूंगा, क्वांटम ने कहा। वो उस शानदार मैंशन को देखकर हैरान था। दोनों हैकर थे, लेकिन केओस इतनी अमीर क्यों? वो $20 मिलियन ऐसे खर्च कर सकती थी और एक महल जैसी जगह में रहती थी। वहीं वो हमेशा भागता फिरता। क्वांटम को खुद पर तरस आने लगा। मरीना ने उसे ठहराया और फीनिक्स के साथ निकल गई। क्या ये छोटा चीज मेरे पास रह सकता है? क्वांटम ने हिचकते हुए पूछा। अभी तो तुम इससे डर रहे थे, मरीना ने मुस्कुराकर कहा, पर मेरे दुश्मन इससे ज्यादा डरेंगे। इसके पास रहकर मैं सेफ महसूस करता हूँ, क्वांटम ने सच्चाई से कहा। असल में वो इस चीज को और अच्छे से स्टडी करना चाहता था। मरीना ने नीचे देखा, फीनिक्स उसकी टांगों के पास चल रहा था। फीनिक्स ने सिर उठाया और बोला, मैं इस गंदे ह्यूमन की रक्षा नहीं करूंगा। ठीक है, मरीना ने मुस्कुराकर कहा, नया आम लगने के बाद इसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। मास्टर, मैंने पहले ही कहा था नहीं, मैं उस गंदे और कमजोर ह्यूमन की रक्षा नहीं करना चाहती। फीनिक्स चिल्लाए, लेकिन उसने अब तक अपना छोटा सिर नहीं हटाया था। तुम्हें वो शेप्ड क्लोज नहीं चाहिए अब? मरीना ने भौहें उठाई। चाहिए तो मेरी बात मानोगी? हाँ, अच्छा है। मरीना दरवाजे से बाहर निकल गई। फीनिक्स भी अपने छोटे पहियों पर उसके पीछे चल दी, लेकिन वो लगातार बड़बड़ाती रही, पर मास्टर, उस ह्यूमन के दिमाग में बहुत गंदे विचार हैं। अगर वो मेरे साथ कुछ अजीब करे तो? मरीना ने पूछा। अजीब चीजों से तुम्हारा मतलब क्या है? जैसे मेरे कपड़े उतारना, मेरे शरीर को बांधना और फिर मेरे अंदर कुछ अजीब करना। फीनिक्स ने मासूम आवाज में सबसे गंदे शब्द कहे। कमरे में खड़ा क्वांटम पत्थर का हो गया। लेकिन मैं तो अक्सर तुम्हारे साथ वही करती हूँ, मरीना ने शांत स्वर में कहा। फीनिक्स बोली, पर आप मेरी मास्टर हैं, वो गंदा ह्यूमन नहीं। मैं सिर्फ अपनी मास्टर को अपने शरीर के अंदर कुछ करने दे सकती हूँ और किसी को नहीं। तो जब ऐसा हो तब तुम उसे बम से उड़ा देना। मरीना का लहजा थोड़ा आलसी था। आप तो बहुत बुद्धिमान हैं मास्टर, ये टिप बहुत काम की है। फीनिक्स की स्क्रीन पर मुस्कान उभर आई। क्वांटम ने ये पूरी बातचीत सुनी तो उसका चेहरा उतर गया। वो मन में सोचने लगा, क्या तुम दोनों अपनी आवाज थोड़ा धीमी नहीं रख सकती, या कम से कम थोड़ा दूर जाकर बात कर लो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं सब सुन रहा हूँ? लेकिन किसी ने उसके दिल की चीख नहीं सुनी। मरीना और फीनिक्स लिफ्ट से निकलकर सीधे तीसरी मंजिल पर गई। वो लिफ्ट सिर्फ मरीना के लिए थी, बेली परिवार का कोई और उसका इस्तेमाल नहीं करता था। मरीना फीनिक्स को अपने स्टूडियो में ले गई। उसने पहले उसकी स्टोरेज से छोटा बीड निकाला, फिर उसे अंदर बाहर साफ किया। उसके बाद उसने फीनिक्स को बो शेप क्लॉज लगा दिए। काम खत्म करने के बाद फीनिक्स अपने छोटे पहियों पर मिरर के पास गई और अपने नए लुक को ध्यान से देखने लगी। फिर उसने अपनी नई क्लॉज से मिरर की तरफ थम्स अप किया। उसका नया लुक वाकई कूल था। अब वो उस गंदे आदमी को भी अपना नया रूप दिखाना चाहती थी। फीनिक्स तुरंत लिफ्ट की तरफ भागी। इधर मरीना अपने हाथ में पकड़े गोल्डन बीड को देखने लगी। फीनिक्स के शरीर को साफ करते समय उसने बीड को डिसइंफेक्ट कर लिया था। बाहर से वो एक साधारण गोल्डन बीड लग रहा था। गुणवत्ता भी ठीक थी, लेकिन मरीना जैसी शख्सियत के लिए ये कोई खास चीज नहीं थी। मरीना ने अपने हाथ से गोल्डन रिंग उतारी और बीड के साथ रख दी। क्या क्रिस्टल ट्रेजर की सारी की सोने की बनी है? गोल्डन रिंग, गोल्डन बीड, बाकी 3 क्या हैं? क्या वो भी सोने के हैं? मरीना का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वो असल में क्रिस्टल ट्रेजर में दिलचस्पी नहीं रखती थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि उसके पास तो कीज़ आ गई। क्या ये किसी संकेत जैसा था? क्या किस्मत उसे इसमें शामिल करना चाहती थी? मरीना ने मेज पर उंगलियां थपथपाई, जैसे सोच में हो। थोड़ी देर बाद उसने रिंग और बीड उठाए और नीचे चली गई। वो साइमन की कार में बैठकर फिर निकल पड़ी। ऊपर चक और लैम्बर्ट खिड़की से कार को जाते हुए देख रहे थे। मरीना की ड्राइविंग हमेशा की तरह डरावनी थी। ग्रैंपा, मरीना इन दिनों बार बार बाहर जा रही है। लगता है कुछ रातों से वो घर भी नहीं लौटी, लैम्बर्ट ने कहा। मेरी पोती अब बड़ी हो गई है, उसे अपने फैसले खुद करने दो। चक ने लंबी सांस ली। ग्रैंपा, क्या आपको सच में यकीन है कि साइमन पर भरोसा किया जा सकता है? लैम्बर्ट की आवाज में चिंता थी। चक ने गहरी नजर से कहा, अगर साइमन पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो फिर दुनिया में कोई नहीं जो मरीना की रक्षा कर सके। वो बाहर के अंधेरे आसमान की तरफ देखने लगे। मुझे लगता है जनबर्फ में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। उम्मीद है मरीना और मजबूत बने। ग्रैंपा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मरीना हमेशा से कमाल की रही है और हम भाई भी हैं। जब तक हम जिंदा हैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लैम्बर्ट ने दृढ़ता से कहा। चक ने सिर हिलाया। ठीक है। उधर मरीना सीधे साइमन के विला पहुंची। जैसे ही उसने कार से कदम बाहर रखा, साइमन दरवाजा खोल चुका था। तुम कहीं जा रहे थे? मरीना ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें लेने आया था, साइमन ने सहजता से कहा। मरीना ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी कार लौटाने आई थी, लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया। पीछे की सीट में छेद हो गया। मैं तुम्हें नई कार दिला दूंगी। ठीक है, साइमन ने तुरंत कहा। क्या लड़के आमतौर पर ऐसा ऑफर ठुकरा देते हैं? मरीना ने मुस्कुराकर कहा। ये तुम्हारा गिफ्ट है, मैं क्यों मना करूं? साइमन ने सीधा जवाब दिया। मरीना हंस पड़ी। शायद यही वजह थी कि उसे साइमन के साथ रहना पसंद था। उसके सामने वो कभी कमजोर महसूस नहीं करती थी। वो उसे अपने बराबर मानता था, इसलिए वो उसके सामने हमेशा सहज रहती थी। वैसे मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मरीना को याद आया कि वो क्यों आई थी। उसने क्वांटम से लिया हुआ गोल्डन बीड निकाला। सुना है ये क्रिस्टल ट्रेजर की एक और की है, देखो जरा असली है या नहीं। साइमन बीड देखकर चौंक गया। तुम्हें ये कहाँ मिला? बस यूं ही हाथ लग गया, मरीना ने हल्के से कहा।
साइमन ने और कुछ नहीं पूछा, बस बीट को ध्यान से देखा। हाँ, ये सच में एक्स्ट्रा ट्रेजर की एक की है, उसने कहा। ओह, तो ये असली है, मरीना ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। जानते हो, सब लोग इसी चीज की तलाश में हैं, साइमन बोला। क्या ये एक्स्ट्रा ट्रेजर सच में इतना आकर्षक है? मरीना ने थोड़ा ऊंचे स्वर में पूछा। अपार धन और वो रहस्यमयी शक्ति जो पूरी दुनिया को बदल सकती है, ये किसी के लिए भी आकर्षक है, साइमन ने शांत भाव से कहा। तो क्या तुम भी इस ट्रेजर को धन और शक्ति के लिए खोज रहे हो? मरीना ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा। नहीं, साइमन ने दृढ़ता से इनकार किया। नहीं, तो फिर क्यों खोज रहे हो इसे? मरीना ने आश्चर्य से पूछा। एक सच के लिए, साइमन ने अपने हाथ में पकड़े गोल्डन बीड को देखते हुए कहा। उसकी आंखों में एक धुंध सी थी, जिसे समझ पाना आसान नहीं था। एक सच, इस ट्रेजर में आखिर कौन सा सच छिपा था? क्या वो इसकी सच्चाई साबित करना चाहता था? चूंकि तुम्हें भी इस ट्रेजर में दिलचस्पी है, तो ये बीड मैं तुम्हें दे देती हूँ, मरीना ने अपने भावों को दबाते हुए सहज स्वर में कहा। मुझे, साइमन थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। ये शायद पहली बार था जब वो इतना हैरान हुआ। तुमने मुझे ये रिंग दी थी ना, इसे मेरा रिटर्न गिफ्ट समझो। मरीना ने अपनी उंगली में पहनी गोल्डन रिंग की ओर देखा। तो क्या ये तुम्हारा लव टोकन है मेरे लिए? साइमन की आंखों में हल्की चमक थी। लव टोकन? ये आदमी तो सच में ज्यादा सोचता है। नहीं, ये कोई लव टोकन नहीं है, बस एक थैंक यू गिफ्ट है। मैं तुम्हें इतनी कीमती चीज बिना वजह नहीं दे सकती, है न? मरीना ने तुरंत समझाया। मरीना, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। मैं इसे संभाल कर रखूंगा। पहले जो साइमन इसे नहीं लेना चाहता था, अब उसने बीट को बड़े आदर से उठा लिया। मैंने कहा ना, ये लव टोकन नहीं है, मरीना ने फिर जोर देकर कहा। मरीना, इतना शर्माओ मत। प्यार इंसान की फितरत है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे बारे में सोचती हो। साइमन की नजरें सधी हुई थीं। मरीना बिल्कुल निशब्द रह गई। उसे अचानक अफसोस हुआ कि वो यहाँ आए ही क्यों। खैर, कार और ये चीज लौटा दी है, अब मुझे चलना चाहिए। पिछले अनुभवों से उसे पता था कि साइमन की गलतफहमियां सुधारना दुनिया का सबसे कठिन काम है। खैर, जब तक उसे पता है उसने क्या दिया है, बाकी मायने नहीं रखता। मरीना ने हाथ हिलाया और मुड़ने लगी। आज रुक नहीं रही? साइमन ने जल्दी से पूछा। नहीं, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। उसे अब तक उन लोगों की तहकीकात करनी थी जो क्वांटम का पीछा कर रहे थे। उसे ये मसला जड़ से खत्म करना था ताकि आगे परेशानी न हो। तो मैं तुम्हें छोड़ दूं? अब जब कार मेरी है, तुम खुद नहीं जा सकती, साइमन ने कहा। जरूरत नहीं, मेरे पास दूसरी कार है। मरीना ने फोन निकालकर ली को कॉल किया। कुछ देर बाद एक काली कार साइमन के घर के सामने आकर रुकी। साइमन कुछ बोल नहीं पाया। क्या उसके बॉडीगार्ड्स हर जगह साथ रहते हैं? वो उसे एक गिफ्ट देने आई थी, क्या इसके लिए भी उन्हें लाना जरूरी था? मैं चलती हूँ, मरीना ने साइमन के चेहरे पर उभरे भारी भाव नहीं देखे। उसने बस हल्के से बाय कहा और कार में बैठ गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, ली ने एक्सेलरेटर दबाया और कार तेजी से निकल गई। साइमन के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उसे लगा, इस लड़की ने ड्राइविंग अपनी मास्टर से ही सीखी है। जब तक मरीना की कार उसकी नज़र से ओझल नहीं हो गई, साइमन वहीं खड़ा रहा। फिर वो मुड़ा और अंदर चला गया। स्टडी रूम में मरीना का दिया हुआ बीड मेज पर रखा था। जब गैविन को सब कुछ पता चला तो वो कुछ देर तक चुप रहा। मिस बेली ने सच में ये गोल्डन बीड आपको दे दिया? साइमन की आवाज में खुशी साफ थी। गैविन ने धीरे से कहा, आप दोनों सच में एक जैसे हैं। अब समझ में आता है कि आप दोनों साथ क्यों रह सकते हैं। इतनी कीमती चीज, और उसने बिना झिझक दे दी। यही बात साइमन को यकीन दिला रही थी कि मरीना वाकई मिस्टर हर्नांडेज के बराबर खड़ी होने वाली इंसान है। गैविन ने सिर हिलाते हुए कहा, हम बहुत समय से इस गोल्डन बीड को ढूंढ रहे थे। सोचा नहीं था कि ये मिस बेली के पास होगी। घोषणा कर दो कि अब ये गोल्डन बीड मेरे पास है। कोई मरीना को परेशान न करे, साइमन ने ठोस आवाज में कहा। मिस्टर हर्नांडेज, आप सच में मिस बेली के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। जानते हैं, इस बीड पर कई ताकतवर गुटों की नजर है। तो क्या हुआ? साइमन की आवाज ठंडी हो गई। जब मरीना ने ये मुझे लव टोकन के रूप में दिया है, तो क्या मैं उसके छोटे मोटे मसले भी नहीं सुलझा सकता? बिल्कुल कर सकते हैं, गैविन ने तुरंत कहा। वो बस मन में बड़बड़ाया। इस बीड की कीमत के सामने कोई भी परेशानी छोटी है। उधर मरीना बेली परिवार के मैंशन पहुंच चुकी थी। वो स्टडी में बैठी क्वांटम का पीछा करने वालों की जानकारी ढूंढ रही थी। और जो उसने देखा, उससे वो दंग रह गई।
देश विदेश के लगभग हर ताकतवर व्यक्ति इसमें शामिल था, और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ सरकारी लोग भी इस दौड़ में थे। क्या ये ट्रेजर सच में इतना मोहक था कि सरकार तक इसमें उतर आई थी? मरीना ने अपनी उंगली में पहनी गोल्डन रिंग की तरफ देखा। इतने लोगों के पीछा करने के बावजूद अब उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई थी। वो सुरागों की जांच करती रही, साथ ही क्वांटम से जुड़ी जानकारी मिटा दी और कुछ झूठी खबरें फैला दी। करीब आधे पीछा करने वाले उसी फरेब में फंस गए। जब तक क्वांटम शांति से बेली मैंशन में रहेगा, कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। जब मरीना ने सब कुछ निपटाया, तब तक बाहर सुबह हो चुकी थी। वो उठी, एक लंबी जम्हाई ली और सोने का इरादा छोड़ दिया। आखिर साइमन के बिना नींद वैसे भी नहीं आती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मरीना, जाग गई क्या? जेसिका की आवाज आई। मरीना ने तुरंत दरवाजा खोला। सर्वेंट ने कहा था कि तुम पीटर के घर चली गई हो। आज बिना बताए वापस क्यों आए? जेसिका को सामने देख मरीना थोड़ी हैरान हुई। पिछले कुछ दिनों से उनकी बात तक नहीं हुई थी, लेकिन अब जेसिका को देखकर साफ लग रहा था कि उसमें कुछ बदल गया है। उसकी पीठ सीधी थी, चेहरा पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी लग रहा था। लगता है पीटर के साथ रहते हुए वो थोड़ा खुल गई थी। मुझे तुमसे एक जरूरी मदद चाहिए, जेसिका ने कुछ पल झिझक कर कहा। क्या हुआ? मरीना ने पूछा। वो मिस्टर मूर ने कहा कि वो मुझे एक बैंक्वेट में ले जाना चाहते हैं और मुझे गाउन पहनना होगा। तुम्हें पता है कि मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं हैं। मैं जनबरफ में नई हूँ, तो सोचा अगर तुम मेरे साथ चलो तो अच्छा रहेगा। मैं पूछना चाहती थी कि क्या तुम आज फ्री हो? जेसिका ने अपनी बात बताई। मिस्टर मूर, मरीना मुस्कुराई जब उसने सुना कि जेसिका उसे ऐसे बुला रही थी। वो आदमी तो अब खुद को बड़ा बॉस समझने लगा है। जेसिका ने उलझन से उसकी ओर देखा। कुछ नहीं, मेरे पास आज थोड़ा वक्त है, लेकिन जब पीटर चाहता है कि तुम उसके साथ बैंक्वेट में चलो, तो क्या उसे तुम्हारे लिए गाउन तैयार नहीं करना चाहिए? मरीना ने कहा। मिस्टर मूर तैयार करना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। जेसिका ने जल्दी से समझाया कि कहीं मरीना कुछ गलत न समझे। क्यों मना किया? मरीना ने भौहें उठाईं। मैं अब मिस्टर मूर की सेक्रेटरी हूँ। उनके साथ डिनर पार्टीज में जाना तो नॉर्मल है, लेकिन जो गाउन्स वो लाते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। मेरी सैलरी में वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि मैं खुद मैनेज कर लूंगी। जेसिका ने सहज भाव से कहा। पहले भी कुछ बार पीटर ही उसके लिए गाउन तैयार करवाते थे। बाद में जेसिका ने ऑनलाइन उस ब्रांड के कपड़े देखे। दाम देखकर तो उसकी आंखें खुली रह गईं। उसे लगा जैसे वो कपड़े कपड़े के नहीं, सोने के बने हों। तुम इतनी फॉर्मल क्यों बन रही हो? तुम्हारा सेक्रेटरी बनना ही उसके लिए बड़ी बात है। कुछ कपड़े ही तो हैं, ले लो। मरीना को लगा कि पीटर जेसिका के साथ ज्यादती कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मिस्टर मूर मुझ पर जितना भरोसा करते हैं, मैं उसके लिए ऑलरेडी ग्रेटफुल हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मुझ पर इतना खर्च करें, जेसिका ने दृढ़ता से कहा। वो बहुत काबिल न सही, पर किसी की मदद बेवजह नहीं लेना चाहती थी। पैसे कम हैं तो सस्ते कपड़े ही सही। वैसे भी बैंक्वेट में गाउन पहनना जरूरी है, पर यह नहीं कहा गया कि गाउन महंगा होना चाहिए। और वो कोई रिच हेiress तो थी नहीं कि दूसरों से कंपेयर करे। ठीक है, जैसा तुम चाहो, मरीना मुस्कुरा दी। वो हमेशा दोस्ती में इक्वालिटी मानती थी, किसी की फैमिली बैकग्राउंड देखकर उसे जज नहीं करती थी। चलो फिर, मुझे सैलरी भी मिल गई है, शॉपिंग के बाद मैं तुम्हें लंच ट्रीट दूंगी। जेसिका खुशी से बोली। ऑल राइट, मरीना ने मुस्कुराकर हामी भरी। जेसिका के लिमिटेड बजट को ध्यान में रखते हुए मरीना उसे किसी बड़े मॉल में नहीं ले गई। उसने ली को कहा कि वो उन्हें एक छोटी सी गली में ले चले। वहां उतरकर मरीना ने कहा, यहाँ एक टेलर रहता है, उसका काम बहुत बढ़िया है। हर रेंज के कपड़े हैं, तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेंगे। वाह, बढ़िया। जेसिका ने राहत की सांस ली। सच कहे तो ऐसे जगह आने से वो मॉल के मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। गली के अंदर बने छोटे से कोर्टयार्ड में घुसते ही किसी ने उनका स्वागत किया। मिस बेली, आज कैसे आना हुआ? उसने मरीना को झुककर कहा। मास्टर किसी गेस्ट से मिल रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्रेंड को गाउन दिखाने लाई हूँ, बहुत महंगा नहीं चाहिए, बस आरामदायक और डिसेंट हो, मरीना ने कहा। समझ गया, इस तरफ आइए, अप्रेंटिस ने कहा और उन्हें हॉल में ले गया। उनके यहाँ ज्यादातर जनबरफ के अमीर घरों के लोग आते थे और कस्टम मेड कपड़े बनवाते थे, लेकिन मरीना ने बताया कि वो रेडीमेड गाउन देखना चाहती हैं। इसलिए अप्रेंटिस उन्हें रेडीमेड सेक्शन में ले गया। मिस बेली,
ये नई कलेक्शन है, आपकी फ्रेंड पर ये स्टाइल्स बहुत सूट करेंगे, क्यों न इन्हें ट्राई करें। उसने जेसिका की ओर देखकर कहा। बुरा नहीं है, क्या कहती हो, मरीना ने पूछा। मुझे भी अच्छा लग रहा है, जेसिका ने मुस्कुराकर कहा। कपड़ों की वैरायटी देखकर वो थोड़ी हैरान थी, ये तो मॉल से भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। मिस, चेंजिंग रूम इस तरफ है, अप्रेंटिस ने कहा। जेसिका गाउन्स ट्राई करने लगी और हर एक उस पर खूब जच रहा था। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि कौन सा ले। जब सब पसंद हैं तो सब ले लो, आगे भी काम आएंगे, मरीना ने हंसते हुए कहा। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जेसिका ने थोड़ा झिपते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उधार दे दूंगी, बाद में लौटा देना, मरीना ने सहजता से कहा। जेसिका कुछ सोच ही रही थी कि तभी एक ताना मारती आवाज आई। हाँ हाँ, जो खरीद सकते हो वही लो, पहली बार किसी को कपड़े खरीदने के लिए उधार लेते सुना है। पहनते वक्त शर्म नहीं आएगी, वैसे भी तुम्हारे लायक तो ये कपड़े हैं ही नहीं, यहाँ क्या करने आए हो। जेसिका का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। मरीना ने नजर घुमाए और सामने हैना थी। क्या हुआ, पसंद नहीं आया, मरीना ने ठंडे स्वर में कहा। पसंद की बात नहीं, बस एक सलाह दे रही हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि 2-4 लोगों को जान लेने से वो खास बन जाते हैं, लेकिन जनबरफ में सबसे जरूरी है बैकग्राउंड। तुम्हारे जैसे लोग तो शुरू से ही टॉप सर्कल से बाहर रखे गए हैं, हैना ने तिरस्कार से कहा। वो पहले सोचती थी कि मरीना बहुत इन्फ्लुएंशियल है, पर आज देख लिया, वो तो रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर गाउन देखने आए हैं, कस्टम मेड तो दूर की बात। वो पिछले बार वाकई उस पर भरोसा करके बेवकूफ़ बनी थी। बैकग्राउंड तो बताओ, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, मरीना ने हंसते हुए कहा। हैना कुछ बोलने ही वाली थी कि मरीना ने तुरंत बीच में कहा। ओह हाँ, याद आया, साइमन ने बताया था कि तुम्हें उसकी माँ ने कूड़ेदान से उठाया था। सच कहूँ तो तुम्हारे बैकग्राउंड से तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आखिर मुझे तो जन्म से ही मेरे पेरेंट्स ने प्यार से पाला है। ये राउंड तुम जीत गई, मरीना ने लापरवाही से कहा। हैना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अगर वहाँ लोग न होते तो शायद वो मरीना का मुंह नोच लेती। सबको पता था कि रथ ने उसे गोद लिया था, लेकिन मरीना के मुंह से ये सुनकर उसे गहरी बेइज्जती महसूस हुई। उसके हाथ मुट्ठी में भींच गए और दांत कस गए। वो अपने अंदर उभर रहे गुस्से को बड़ी मुश्किल से रोक रही थी। तुम्हारी जुबान तो तेज है, लेकिन क्या हुआ अगर तुम बोलने में अच्छी हो, फिर भी तुम इस सर्कल में कदम नहीं रख पाओगी और अपर क्लास लोग तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे, हैना ने ठंडी आवाज में कहा। मरीना मुस्कुराए। कितनी मजेदार बात है, मैं किसी से अपनी पहचान क्यों मनवाऊं। मैं कोई कमोडिटी नहीं हूँ जैसे तुम हो, खुद पर तमाम लेबल्स चिपकाकर शोरूम की चीज बन जाती हो और उसे गर्व समझती हो। तुम बचपन में सिर के बल गिरी थी क्या। अच्छा हुआ मुझे थोड़ी मेडिकल नॉलेज है, तुम्हारी आईक्यू देखकर लगता है ब्रेन चेक कराना पड़ेगा। चाहो तो फ्री में तुम्हारा सिर खोलकर देख लूं। मरीना की बात सुनकर हैना गुस्से से कांपने लगी। तभी पीएफएफ 2 लोग जोर से हंस पड़े। एक तो वो अप्रेंटिस था जो पास खड़ा था और दूसरा हैना के पीछे से आ रहा था। हैना ने अप्रेंटिस को घूरा, फिर पलटकर देखा और सामने खड़ा था जेफरी गार्सिया, इस जगह का मालिक। मिस्टर गार्सिया, हैना ने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा। जेफरी अब भी काफी जवान था, 30 के आसपास, लेकिन जनबरफ के बड़े घराने उसी से कपड़े बनवाते थे। वो बेहद प्रतिभाशाली था, पर उसका स्वभाव अजीब और सख्त था। अगर उसे कोई पसंद न आए तो वो साफ मना कर देता था। कई लोगों से दुश्मनी के बावजूद वो अब तक अपने बुटीक को बरकरार रखे हुए था। रथ ने हैना को पहले ही चेताया था, जेफरी से टकराना मत, उसके पीछे कोई बड़ा है। इसलिए जेफरी के व्यंग्य के बावजूद हैना ने विनम्र स्वर में बात की, लेकिन जेफरी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो सीधे मरीना के पास गया। काफी वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए, तुम्हारी बिना गाली दिए इंसल्ट करने की स्किल अब और भी शार्प हो गई है, मरीना ने ठंडी हंसी के साथ कहा। अब भी तुमसे कम ही हूँ, सुना है बहुत लोग तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। जेफरी मुस्कुराया। सच में, फिर अब तक कोई आया क्यों नहीं। वैसे भी मैं बोर हो रहा था, थोड़ा मजा आ जाएगा। दुकान से बाहर निकल कर देखो, जिंदा वापस आ पाते हो या नहीं, मरीना ने ताना मारा। जेफरी ने जवाब दिया, मैं क्यों बाहर जाऊं, उनमें हिम्मत नहीं कि अंदर आएं। जो मेरी दुकान में कदम भी नहीं रख सकते, वो मेरा बॉडम क्या मिटाएंगे। फिर उसने मरीना की ओर देखा। तुम रेडीमेड सेक्शन में क्या कर रही हो। कुछ नहीं, अपनी फ्रेंड को कपड़े दिखाने लाई हूँ, मरीना ने जेसिका की तरफ इशारा किया।
जेसिका थोड़ी घबरा गई, फिर तुरंत जेफरी को झुककर नमस्ते की तरह सिर हिलाया। पिछले कुछ दिनों में पीटर के साथ रहते हुए उसने रिस्ट्रेंट सीख लिया था। जेफरी ने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया, फिर बोला, वाह कमाल है, तुम्हारे पास एक फीमेल फ्रेंड भी है। मुझे लगा कोई लड़की तुम्हारे जैसी की दोस्ती झेल नहीं पाएगी। मरीना बहुत अच्छी है, जेसिका ने तुरंत कहा। सुना, मरीना ने भौं उठाई। जेफरी ने हंसते हुए कहा, हनी, उसके स्वीट फेस से धोखा मत खाना। स्कूल में इसका नाम फ्लावर डिस्ट्रॉयर था। फ्लावर डिस्ट्रॉयर? जेसिका ने हैरानी से पूछा। हाँ, ये लड़कियों के बैग में कीड़े डाल देती थी या उनकी चोटी खींचती थी, इसलिए कोई लड़की इसकी दोस्त नहीं बनती थी, जेफरी ने मजाक में बताया। जेसिका का चेहरा जम सा गया। मरीना इतनी शरारती थी बचपन में। जेफरी, तुम कभी बड़े नहीं होगे क्या? अब किंडरगार्टन की बातें निकाल रहे हो? मरीना ने उसे घूरा। जेफरी ने हंसते हुए कहा, और क्या, यही तो मेरी एंटरटेनमेंट है। मरीना ने ठंडी सांस ली, पर असल में नाराज नहीं थी। दोनों बचपन के पुराने दुश्मन जैसे थे। हर बार मिलने पर जेफरी उसे चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ता था। हैना ये सब देख रही थी। जेफरी और मरीना को इतनी सहजता से बात करते देख उसका सिर घूम गया। वो सोचने लगी, क्या ये वही जेफरी है जिसे कोई छू भी नहीं सकता था, जो कभी किसी से पर्सनल नहीं होता? फिर ये उसके साथ इतना फ्रेंडली क्यों है? ये और कितने लोगों को जानती है आखिर? मरीना ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। फिर जेफरी से बोली, तुम्हें पैसे की कमी तो नहीं हो गई? आप किसी से भी ऑर्डर ले लेते हो? जेफरी ने भौहें चढ़ाई। मतलब? मरीना ने कहा, मतलब साफ है, खुद सोच लो। जेफरी ने आंखें सिकोड़कर हैना की ओर देखा। मिस चैम्प, माफ कीजिए, आपके जो कपड़ों के ऑर्डर्स थे, मैं अब नहीं बना सकता। क्या? हैना ने हैरानी से कहा। मैंने कहा, अब तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं लूंगा। समझ आए? तो अब निकलो यहाँ से, जेफरी ने बेरुखी से कहा। जेफरी, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हैना को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने सही सुना है। अभी कुछ देर पहले तक जेफरी का रवैया ठंडा जरूर था, मगर वो फिर भी शालीन था। अब वो उससे इस तरह बात कर रहा था। इसे बाहर निकालो। जेफरी ने धैर्य खो दिया और पास खड़े अपने यंग अप्रेंटिस की ओर देखा। मिस चैम्प, इस तरफ आइए। अप्रेंटिस तुरंत आगे बढ़ा। हैना का चेहरा गुस्से और शर्म से तमतमा उठा। उसने पहले मरीना को घूरा, फिर जेफरी की ओर देखा। मिस्टर गार्सिया, आप मेरी पहचान अच्छी तरह जानते हैं। क्या आपको डर नहीं कि मेरी गॉडमदर आपसे नाराज हो जाएंगी मुझे ऐसे बर्ताव करने पर? जेफरी ने हंसते हुए कहा, तुम समझती क्या हो अपनी गॉडमदर को? क्या मुझे उसे कोई देवी मानकर पूजा करनी चाहिए क्योंकि उसने मुझसे कुछ कपड़े ऑर्डर किए हैं? जाकर पूछ लो, क्या मैं कभी किसी के आगे इतना झुका हूँ? उसका लहजा तिरस्कार भरा था। फिर उसने अप्रेंटिस की ओर देखा। अब भी खड़ा है, बाहर निकालो इसे। ओके। अप्रेंटिस ने तुरंत सख्त चेहरा बना लिया। उसने बिना किसी झिझक के हैना को दरवाजे की ओर धकेल दिया। किसने तुम्हें मुझे छूने की इजाजत दी? बाहर आते ही हैना ने उसका हाथ झटका। मिस चैम्प, आप तो यहाँ की रेगुलर ग्राहक हैं। एक सलाह दूं, अगर अगली बार उस यंग लेडी से सामना हो तो जैसा आज किया वैसा दोबारा मत करना, अप्रेंटिस ने शांत स्वर में कहा। वो औरत कौन है? तुम्हारा बॉस इतना नम्र क्यों है उसके सामने? क्या उसे पसंद करती है तुम्हारा बॉस? हैना ने भौहें सिकोड़ लीं। उसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता। जितना कहा बस उतना ही जान लीजिए। अपना ध्यान रखिए मिस चैम्प। इतना कहकर अप्रेंटिस ने दरवाजा बंद कर दिया। बंद दरवाजे को घूरते हुए हैना ने दांत भींचे। वो औरत आखिर है कौन जिसने इतने मर्दों को अपने जाल में फंसा लिया? क्या उसकी वजह बस वो खूबसूरत चेहरा है? दूसरे मर्द शायद फिसल जाएं, लेकिन साइमन ऐसा नहीं था जो सिर्फ शक्ल देखे। उसे जानना होगा कि वो औरत कौन है। जब हैना चली गई तो हॉल में फिर सन्नाटा छा गया। जेफरी ने सिगरेट का डिब्बा निकाला, पर याद आया कि मरीना को सिगरेट की गंध पसंद नहीं, तो उसने सिगरेट वापस रख दी। सुना था तुम गुमशुदा थी और गंभीर रूप से घायल भी। अब ठीक हो? जेफरी ने सहजता से पूछा, पर उसकी आंखों में सच्ची चिंता झलक रही थी। जेफरी, चिंता की जरूरत नहीं, मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ, मरीना ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसकी आंखों के नीचे थकान छिपी नहीं थी। जेफरी ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें इस छोटी सी दुकान में छिपकर नहीं रहना चाहिए। बाहर अभी भी बहुत काम बाकी है। मरीना की नजरें दृढ़ थीं। हर व्यक्ति का अपना रास्ता होता है जेफरी। जल्द ही जनबरफ में बहुत कुछ बदलने वाला है।
जेफरी कुछ कह पाता, इससे पहले ही मरीना खड़ी हो गई। मेरी दोस्त के कपड़े जो फर्श पर गिरे थे, उनकी कीमत मैं दूंगी। उसने अप्रेंटिस की ओर देखा। ठीक है मिस बेली, अप्रेंटिस ने तुरंत सिर हिलाया। जेसिका ने मरीना से कहा, मरीना इतनी सारी ड्रेस लेने की जरूरत नहीं। मरीना ने शांत स्वर में कहा, जेसिका दूसरों की राय पर अपना व्यवहार मत बदलो। जो सच में मायने रखता है वो है कि तुम खुद क्या सोचती हो। इन बेकार लोगों की बातों से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। बस खुद बनो। जेसिका मरीना के शब्दों से सन्न रह गई। क्या मुझे बस खुद बनना है? मरीना ने मुस्कुराकर कहा, तुमने कहा था तुम मेरी मदद करना चाहती हो, तो जान लो मेरे साथ रहने वाले लोगों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आत्मविश्वास। कभी खुद को कम मत समझना। हर इंसान इस दुनिया में अनोखा है, समझी? जेसिका की आंखों में चमक आ गई। उसने जोर से सिर हिलाया। मुझे समझ आ गया। फिर उसने अप्रेंटिस से कहा, वो ड्रेस पैक कर दो जो मैंने ट्राई की थी। मरीना, मैं अगले महीने सैलरी मिलते ही पैसे लौटा दूंगी। उसने मुस्कुराकर कहा। मरीना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है। अप्रेंटिस ने खुद कपड़े पैक किए और कार तक पहुंचाए। जेफरी भी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आया। मरीना ने जाते जाते कहा, जेफरी, जो मैंने कहा उस पर सोचो। जब जवाब मिल जाए मुझे कॉल करना, मैं लेने आ जाऊंगी। जेफरी बस चुप रहा। उसके होंठ हल्के से हिले पर आवाज नहीं निकली। वो दरवाजे के अंदर खड़ा रहा, जबकि मरीना और जेसिका कार में बैठकर चली गईं। अप्रेंटिस ने पूछा, मिस्टर गार्सिया, क्या आप अब इस जगह को छोड़ देंगे? जेफरी कुछ देर चुप रहा। उसने सोचा, उस हादसे के बाद वो 4 साल से इसी छोटे आंगन में बंद था। शायद मरीना सही कह रही थी, अब वक्त था खुद को आज़ाद करने का। वो बिना जवाब दिए अंदर चला गया, पर उसका कदम पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ था। अप्रेंटिस उसे जाते हुए देखता रह गया और सोचने लगा, अगर बॉस चला गया तो क्या मैं बेरोजगार हो जाऊंगा? उधर मरीना ने जेसिका को ग्लोरी एंटरटेनमेंट के नीचे छोड़ा। मरीना, ऊपर नहीं चलोगी? जेसिका ने पूछा। मरीना ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मुझे कुछ और काम है। अगर पीटर तुम्हें तंग करे तो सीधे मुझे कॉल करना। जेसिका ने सिर हिलाया और मरीना ने कार आगे बढ़ा दी।